सो लास्ट टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था सीएसएस में पोजीशन, जिसमें हम लोगों ने स्टिकी वाला टॉपिक डिस्कस किया था अपना। आज हम लोग देखेंगे पोजीशनिंग टेक्स्ट इन एन इमेज। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई इमेज अगर अवेलेबल है और आप चाहते हैं कि उसके ऊपर टेक्स्ट हमारा लिखा हो, तो देखो दो तरीके होते हैं। एक होता है कि आप किसी इमेज को बैकग्राउंड में कॉल करते हो। अगर आपको इमेज को बैकग्राउंड में कॉल नहीं करना है, ठीक है, करना है या नहीं करना उसका भी सिनेरियो बता देता हूँ। अगर आपको लगता है कि मेरा इमेज एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, आप चाहते हैं कि वो इमेज सर्च में आपको वर्क करे, एसईओ में आपको वर्क करे, तो कभी भी इमेज को बैकग्राउंड में नहीं डालते हम लोग। बैकग्राउंड में जनरली क्या होता है, कलर होता है या फिर टेक्सचर होता है या कोई ग्रेडेंट होता है। इमेज को अवॉइड करना चाहिए बैकग्राउंड में डालने से, ठीक है। अभी क्या अगर हम लोग इसको ड्रैग करें यहाँ पर, ठीक है, या अगर मैं राइट क्लिक करके अगर आपको इंस्पेक्ट करूँ यहाँ पर, तो क्या लिखा आता है, ओपन इमेज इन न्यू टैब। बैकग्राउंड में अगर कोई इमेज होगी वो कभी भी ओपन इमेज इन न्यू टैब नहीं आएगा ऑप्शन आपको, है ना। अब अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो आप यहाँ पर क्या नोटिस करते हैं कि ये जो हमारा कंटेनर है बॉडी डिव के अंदर हमने इमेज को अपना कॉल किया हुआ है, राइट। और इस इमेज की विड्थ और हाइट हमने यहाँ से सेट किया हुआ है और उसकी ओपेसिटी हमने कितना रखा हुआ है, 0.3, मतलब 30% की ओपेसिटी है इसकी, यानी कि ट्रांसपेरेंट इमेज हमने बनाया हुआ है। इसके बाद हमने यहाँ पर कुछ डिव बनाए, टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट और सेंटर। ये क्या है, हम अलग अलग पोजीशन पर अकॉर्डिंग टू इमेज हम लोग इसको प्लेस कर रहे हैं। ये टॉप लेफ्ट है, ये बॉटम लेफ्ट है, ये सेंटर है, ये बॉटम राइट और ये टॉप राइट। अब क्या है कि हमने इन सभी के लिए क्लास बनाई, टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, है ना। और जो हमारा मेन कंटेनर है उसको हमने क्या दिया, पोजीशन रिलेटिव। तो जब भी आप किसी कंटेनर के अकॉर्डिंग, किसी रेफरेंस के अकॉर्डिंग अगर आप अपने ऑब्जेक्ट की पोजीशनिंग करना चाह रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कि पेरेंट के पास रिलेटिव की पोजीशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर पेरेंट के पास रिलेटिव नहीं होगा तो फिर वो बॉडी का रिलेटिव लेगा ऑटोमेटिकली। बट हमें क्या करना है, अपने इमेज कंटेनर के अकॉर्डिंग। सो हमने इमेज कंटेनर को क्या बोला यहाँ पर, पोजीशन रिलेटिव। नेक्स्ट, अब जैसे हमें टॉप लेफ्ट में इमेज को डालना है तो हमने क्या डाला है, पोजीशन एब्सोल्यूट, और टॉप और लेफ्ट से कितना कितना पैडिंग आपका रहेगा वो हमने यहाँ पर सेट कर दिया इसमें, और इमेज आपका लेफ्ट में आ गया। इसी तरह से अगर हमें टॉप राइट में रखना है तो राइट से वैल्यू हमने 16 किया। इसी तरह से अगर हमें बॉटम में रखना है तो बॉटम से 8 पिक्सल और लेफ्ट से 16 पिक्सल। और सेंटर जहाँ हम लोग कर रहे हैं इसको, तो वहाँ पर हमने लिखा है टॉप से 50%। तो आपका जो ये टेक्स्ट यहाँ आप देख रहे हैं लिखा हुआ, ये टॉप से 50% पर आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, ये सेंटर वाले केस में, ठीक है। इस तरह से आपको काम करना है, तो आप अपना इमेज के ऊपर अलाइनमेंट वगैरह कर सकते हो। तो इस तरह के कुछ टेम्पलेट्स होते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर जब हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे आप समझेंगे इन चीज़ों को। एक और टेम्पलेट लेते हैं रेफरेंस के लिए। मान लो जैसे आपको ये डिज़ाइन बिल्ड करना है। अब इस डिज़ाइन में आप यहाँ देख रहे हैं कि एक सर्कल यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है, जिसके अंदर कुछ हमारा जो ऑफरिंग है वो यहाँ पर मेंशन है, प्राइस।
और आपको इस इमेज के साथ इस चीज़ को यहाँ पर लेकर आना है। तो यहाँ पर आपको पोजीशन की रिक्वायरमेंट आएगी इस केस में, ठीक है। और जो ये बर्गर वाला हमारा ग्राफिक है ये पेज के बैकग्राउंड में ना होके फोरग्राउंड में, यानी कि हेडर के फोरग्राउंड में। अगर हम लोग इसको जूम करें ध्यान से तो आपको इस एरिया में पीछे डूडल्स दिखाई दे रहे हैं, है ना। वही टेबल आइटम सारे पिज़्ज़ाज हैं, सॉफ्टी है, इसके अंदर इस तरह से आपके ड्रिंक्स वगैरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ें अवेलेबल है। तो ये पार्ट जो है इसका एसईओ में कोई लेना देना नहीं है, तो ये क्या होगा, हेडर के बैकग्राउंड में कॉल होगा ग्राफिक। और ये जो मेन हमारा फोकस एलिमेंट है ये आपका फोरग्राउंड में रहेगा इस तरह से। एक और शायद यहाँ ओपन हो जाए टेम्पलेट, चेक कर लेते हैं। यहाँ देखेंगे ध्यान से। अब इस डिज़ाइन में अगर आप देखें यहाँ पर, तो ये पार्ट स्क्रीन कितना भी बड़ा हो, ये एज पर क्या रहेगा, टच रहेगा इस तरह से, है ना। बट इन्फॉर्मेटिव पार्ट अगर देखा जाए तो वो यहाँ पर कार्ट आइकन और यहाँ पर लोगो, इतने पार्ट के अंदर ही ये पूरा टेम्पलेट डिज़ाइन है। चलो मार्क करते हैं इसको एक बार ज़रा और दिखाने की कोशिश करते हैं आपको। कार्ट सिंबल को सेलेक्ट करिए, जूम आउट कीजिए, तो इम्पोर्टेंट पार्ट आप देख सकते हैं सब इसी के अंदर अंदर है ना। तो जैसे यहाँ पर ये पार्ट आपका बाहर टच हो रहा है, अब आप यहाँ देखोगे तो अगेन इसमें भी पोजीशन का ही कमाल होगा। यानी कि मेन कंटेनर बेस कलर आएगा, उसके अंदर फिर आप एक और कंटेनर बनाएंगे जो हमेशा राइट हैंड साइड पर टच रहेगा, फिर उसके ऊपर हमें जो प्लेटिंग हो रखी है हमारी फूड की उसको हमें प्लेस करना होगा। तो ये सारा जो काम है, जो भी हम लोग ये टॉपिक देख रहे हैं पोजीशनिंग, उसकी हेल्प से होगा। तो ज़रूरी नहीं कि हम इससे टेक्स्ट को ही पोजीशन कर सकते हैं, हम किसी इमेज के ऊपर किसी इमेज को भी पोजीशन कर सकते हैं, किसी और चाइल्ड कंटेनर को भी पोजीशन कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ यही रहेंगी, कंटेंट चेंज हो जाएगा, ठीक है, कि कहाँ प्लेस करना चाहते हो वो पोजीशन गेट हो जाएगी इसके अंदर। तो ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है कि जो हमारा कंटेनर है जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स हमारे कॉल हो रखे हैं, एक बार दोबारा ध्यान से देखिए, मेन कंटेनर की पोजीशन रिलेटिव होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप रिलेटिव नहीं करेंगे तब तक आपका एब्सोल्यूट वर्क नहीं करेगा उसके अंदर, ठीक है, क्लियर है। तो इसको ध्यान में रखना है। बाकी टॉप पर और लेफ़्ट पर रखना है, टॉप लेफ़्ट को टारगेट करेंगे, टॉप और राइट में जाना है टॉप राइट को टारगेट करेंगे, राइट बॉटम को टारगेट करना है तो आप यहाँ से बॉटम राइट मेंशन करेंगे, और इसी तरह से आपकी अलग अलग पोजीशंस इसमें फॉल होती चली जाएगी। आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब आता है जी इंडेक्स। तो फोटोशॉप में क्या होता है कि आप यहाँ देखते हैं कि लेट्स से ये हमारा ग्राफिक है, लेयर ऑफ करके देखते हैं हम लोग, और इसके नीचे एक ये लेयर है हमारे पास डिज़ाइन, ठीक है, ये डिज़ाइन है, ये ग्राफिक है। आप क्या करते हैं, लेयर का ऑर्डर अगर चेंज कर देते हैं ऊपर नीचे तो कंटेंट का विजिबिलिटी चेंज हो रहा है लेयर का ऑर्डर चेंज होने से। तो जो काम अभी हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं इसी को हम लोग CSS में बोलते हैं जी इंडेक्स, यानी कि जी एक्सिस किस लिए यूज़ होता है, 3D के अंदर डेप्थ के लिए। तो डेप्थ लेवल क्या होगा, ठीक है, एलिमेंट का। तो जी इंडेक्स यानी कि मान लीजिए आपने पोजीशन का इस्तेमाल किया है और आपको एक ही फाइल में अपने एलिमेंट के ऑर्डर को चेंज करना है, कि हो सकता है आपका कोई एलिमेंट किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के पीछे जा रहा है और आपको उसको टॉप में लेके आना है। तो क्या करेंगे आप, जी इंडेक्स का इस्तेमाल करेंगे। So the index property specifies the stack order of an element. The index property, when elements are positioned, they can overlap other elements. चलिए, so the index property specifies the stack order of an element, which element should be placed in front of or behind the others. तो आप जैसे देखते हो ना, send to back, bring to front, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, इस तरह के जो आपके पास ऑप्शंस होते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, वही सेम काम आप CSS में करेंगे जी इंडेक्स के साथ।
सो एन एलिमेंट कैन हैव ए पॉजिटिव और नेगेटिव स्टैक ऑर्डर, जैसे कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं हमारा स्टैक ऑर्डर क्या है, -1 यानी कि -1। सो क्या होगा यहाँ पर जब आप आउटपुट देखेंगे तो इमेज ये भी देखो आपका पेज के ऊपर ही है, बैकग्राउंड के अंदर नहीं, क्योंकि बैकग्राउंड में होता तो हम लोग इमेज को ड्रैग नहीं कर सकते थे इस तरह से होल्ड करके ना। और यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट अवेलेबल है। तो चलिए पेज को हम लोग Ctrl+U प्रेस करते हैं और यहाँ पर जाके हम लोग चेक करेंगे। बॉडी के अंदर हमारे पास H1 टैग है, देन इमेज अवेलेबल है, उसके बाद एक पैराग्राफ अवेलेबल है ना। अगर हम यहाँ पर ज़ीनडेक्स को ना डिफाइन करें, ओपन करेंगे नोटपैड, इनको क्लोज कर दीजिए। प्रेस करेंगे Ctrl+U। तो चलिए यहाँ से ज़ीनडेक्स ले लेते हैं हम लोग, कट और वेब ब्राउज़र में रीलोड। क्या हो रहा है, इमेज ओवरलैप हो रहा है, जबकि देखा जाए तो यहाँ पर हेडिंग इमेज से पहले था और पैराग्राफ इमेज के बाद। तो पैराग्राफ नीचे जा रहा है, समझ में आता है, बट हेडिंग को तो नहीं जाना चाहिए। बट ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है कि जिस भी एलिमेंट को आप पोजीशन ऑफर करते हो वो बाकी सभी को ओवरलैप करेगा ही करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल के तौर पर ज़ीनडेक्स को वापस से रिस्टोर कर लेता हूँ, कमेंट कर लेते हैं अभी के लिए, और हम ये कहते हैं कि भाई इमेज जो है या हेडिंग जो है वो इमेज के बाद में रख लेते हैं, रिलोड करते हैं। क्या कोई चेंज हो रहा है, नहीं आ रहा ना। तो इमेज कहीं भी हो, चाहे वो सबसे पहले हो या सबसे बाद में हो, फ़र्क नहीं पड़ता। अब इस केस में ज़ीनडेक्स से आपके पास एक ऑप्शन होता है जिससे आप इसके ऑर्डर को कंट्रोल कर सकते हैं। सो ज़ीनडेक्स -1 क्यों डाला है, ताकि मेरा हेडिंग और इमेज जो पैराग्राफ है दोनों इमेज के ऊपर हो, ना कि इमेज के पीछे, है ना। तो ये आपका पार्ट रहेगा। अब मान लीजिए कि आपके पास ये तो टेक्स्ट के साथ हमने इमेज का एग्जांपल देखा, मे बी मल्टीपल एलिमेंट्स हो आपके पास, उस केस में आप कैसे डील करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, ज़ीनडेक्स ओनली वर्क्स ऑन पोजीशन एलिमेंट्स। कौन कौन सी पोजीशन, एब्सोल्यूट, रिलेटिव, फिक्स एंड स्टिकी एंड फ्लेक्स आइटम elements that are direct children of display flex elements. Another Zindex example. So here we see that an element with greater stack order is always an element with a lower stack order. तो एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें पोजीशन रिलेटिव है। इस कंटेनर में हमने कुछ बॉक्सेस कॉल कराए हैं, ब्लैक बॉक्स, ग्रे बॉक्स एंड ग्रीन बॉक्स। अब आप यहाँ देखेंगे ब्लैक, ग्रे, ग्रीन तीनों बॉक्सेस यहाँ अवेलेबल है हमारे कंटेनर में। तो ज़ीनडेक्स आपका क्या है 1, जैसे इसका हमने रखा है 3, इसका हमने डिफाइन किया 2। सो हायर ज़ीनडेक्स इसका होगा, चाहे भले से वो आपका बीच में हो या बाद में हो, ठीक है, वही आपका टॉप पर आएगा। तो एग्जांपल में आप क्या देखते हैं, ब्लैक बॉक्स नीचे है, ग्रे बॉक्स क्या है ऊपर दिखाई दे रहा है, और जो ग्रीन वाला है वो डाउन में हमें दिखाई दे रहा है इसके अंदर। चलो ऑर्डर चेंज करके देखते हैं। Ctrl+C, ओपन करेंगे नोटपैड अगेन, Ctrl+O, फाइल ओपन। सीक्वेंस को अगर देखते हो तो क्या है, ब्लैक, ग्रे, ग्रीन, ठीक है। और हमने यहाँ पर ग्रीन वाले को क्या दिया हुआ है, ज़ीनडेक्स 2। अगर मैं ग्रीन वाले का ज़ीनडेक्स 3 कर देता हूँ और ग्रे वाले का यहाँ पर मैं 2 कर देता हूँ, आउटपुट जब आप रीलोड करेंगे तो क्या दिखाई देगा, 2 वाला 3 को ओवरलैप, सॉरी 3 वाला 2 को ओवरलैप कर रहा है। और इसका मैं यहाँ पर मुझे बदलना ही पड़ेगा क्योंकि ये हमने तब उस एग्जांपल के हिसाब से लिखा था। ग्रे 2 है और ग्रीन बॉक्स क्या है 3, चेक कर लें। ब्लैक के लिए 1, ठीक है, ग्रे वाले का हमने 2 डिफाइन किया हुआ है और इसको हमने 3 दिया हुआ है। इस सिनेरियो में अगर हम यहाँ पर /* डिफाइन करेंगे, यानी कि लाइन को हमने क्या कमेंट, इसको भी कमेंट कर देते हैं और इसको भी कमेंट करेंगे। फाइल को प्रेस कीजिएगा Ctrl+S। अभी ज़ीनडेक्स यहाँ पर नहीं है, रिलोड कीजिए। क्या फाइल में कोई चेंजेस आया, नहीं है ना। चेंजेस क्यों नहीं आए, क्योंकि स्टैक ऑर्डर को समझे। सबसे पहले क्या है 1, देन 2, देन 3,
यानी कि ब्लैक ग्रे ग्रीन। सो ऑटोमेटिकली ग्रीन क्या होगा, टॉप में ही आएगा। यानी कि अगर मैं ग्रीन को अगर ग्रे से पहले पहुंचा देता हूँ, अब आप क्या देखोगे, नंबर 2 नंबर 3 वाले को क्या कर रहे हैं, ओवरलैप। अब इसी सीक्वेंस को आप जी इंडेक्स से हैंडल करते हो। हम क्या कहते हैं भाई, इसका जो जी इंडेक्स है वो हाइयर होना चाहिए ग्रे वाले का। ठीक है, क्या बोला हमने, 3, या मैं इसका चेंज कर देता हूँ 2, क्योंकि अब आप देखोगे यहाँ पर ये 2 लेवल पर है और अभी सबसे टॉप में हमारा ग्रे वाला ही आ रहा है इस वक्त। तो मैं इसको ग्रीन के भी पीछे भेज देता हूँ। जैसे मैंने क्या लिखा उसको 1, और ये सबको आपको ऑफर करना पड़ेगा तभी ये बेसिकली काम करता है। जैसे कि इसका ऑलरेडी हमारे पास 1 है, इसको आप रखिएगा एग्जांपल के लिए 2 और इसको 3। ठीक है, तो ब्लैक 1 पोजीशन, ग्रे 2nd पोजीशन, ग्रीन 3rd पोजीशन। लेकिन यहाँ पर जो है आपका इसका ऑर्डर हम लोग मैच कर लेंगे, ग्रीन 3, ग्रे 2। अब फाइल को ज़रा रीलोड करिए, क्या दिखाई देता है। ग्रीन वाला जो आपका बॉक्स है वो कहाँ है, मिडिल में है, ब्लैक और ग्रे के बीच में। बट ग्रीन वाले का जी इंडेक्स कितना है, तो इसलिए वो ग्रे को ओवरलैप कर पा रहा है। यानी कि आप इससे डेप्थ लेवल चेंज करते हो, अपने ऑब्जेक्ट का ऑर्डर जो है वो चेंज कर सकते हो, कौन किसको ओवरलैप करेगा। और इसकी रिक्वायरमेंट कहेंगे, जो मैंने भी आपको फूड वाला टेम्पलेट दिखाया था ना, जो प्लेट है, प्लेट के कलर है, तो उस एलिमेंट के ऑर्डर को आप हैंडल कर सकते हो इजीली इसके हेल्प से। तो जी इंडेक्स इस तरह से वर्क करता है। अब विदाउट जी इंडेक्स क्या होता है, इसको ज़रा देख लीजिए। So if two position element overlap each other without a z-index specified, the element defined last in the HTML code will be shown on top. So यहाँ पर हमने किसी में भी z-index डिफाइन नहीं किया है। लास्ट वाला क्या अपना ग्रीन, तो ग्रीन ही आपको ऑटोमेटिकली टॉप में दिखेगा। तो z-index से आप किसी के ऑर्डर को बदलने के लिए इस्तेमाल करते हो, तो z-index आपको डालने की जरूरत होती नहीं, ऑटोमेटिकली हायर वाला टॉप में जाता है। नेक्स्ट आपको ऑप्शन मिलता है इसमें after the index overflow. The CSS overflow property controls what happens to content that is too big to fit into an area. मान लीजिए आपके पास कोई एरिया है 800 बाई 600 और आपका कंटेंट उससे बड़ा है, तो आप इसके साथ क्या करना चाहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट रहता है विजिबल। तो आप यहाँ पर नोटिस करेंगे विजिबल क्या है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू, यानी कि आपका जो भी कंटेंट होगा वो कंटेनर से बाहर ओवरफ्लो के आपको दिखाई देगा। तो चलिए ज़रा देखते हैं इसको। The overflow property specifies whether to clip the content or to add scroll bars when the content of an element is too big to fit in the specified area. The overflow property has the following values. Visible is default, यानी कि the overflow is not clipped. The content render outside the elements box. Hidden, इसमें क्या होगा, आपका overflow content clip हो जाएगा and the rest of the content will be visible रहेगा. Third is scroll. The overflow is clipped and a scroll bar is added to see the rest of the content. Auto, ये similar to scroll ही work करता है but it adds scroll bars only when necessary. So यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, the overflow property only works for block elements with a specified height. अगर किसी एलिमेंट के पास हाइट नहीं होगा और वो ब्लॉक एलिमेंट नहीं होगा तो वर्क नहीं करेगा। सो यहाँ पर देखते हैं ओवरफ्लो विजिबल जो कि डिफ़ॉल्ट होता है। तो हमारे पास एक कंटेनर है जिसका विड्थ है 200 और हाइट है 65। क्या दिखाई देता है, कंटेंट उस कंटेनर से बाहर ओवरफ्लो दिखाई दे रहा है इस तरह से। तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, विजिबल लिखने की आपको नीड होती नहीं है। बात करते हैं हिडन, तो जितना भी आपका एक्स्ट्रा कंटेंट होगा वो हाइड हो जाएगा इस तरह से। थर्ड हमारे पास प्रॉपर्टी आती है स्क्रॉल, यानी कि अगर आपने ओवरफ्लो को स्क्रॉल डिफाइन किया तो इसमें स्क्रॉल बार एक्टिव हो जाएगा। बट मुझे यहाँ पर वर्टिकल की रिक्वायरमेंट है, साथ में हॉरिजॉन्टल भी यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो रहा है। हम नहीं चाहते हॉरिजॉन्टल आए, तो उस केस में आप डिफाइन करेंगे क्या, ऑटो। तो ये खुद से सेंस करेगा कि कौन से स्क्रॉल बार की नीड है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। ठीक है,
नेक्स्ट आता है इसमें कंट्रोल आपके पास ओवरफ्लो एक्स या ओवरफ्लो वाई। सो आप यहाँ पर इस तरह से भी लिख सकते हैं, ओवरफ्लो इज अ शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी ऑफ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स। सो अगर आपको चाहिए कि एक्स में हिडन हो और वाई में आपका स्क्रॉल हो तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपका स्क्रॉल की प्रॉपर्टी के साथ में आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल एक्टिव नहीं दिखाई दे रहा है, क्यों? क्योंकि हमने डिफाइन किया है हिडन एक्स डायरेक्शन में एंड वर्टिकल डायरेक्शन में स्क्रॉल। अगर आप ओनली लिखते हैं ओवरफ्लो स्क्रॉल तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों आपके एक्टिवेट होते हैं। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा सजेशन कि आप ऑटो के साथ जाइए, कंटेंट जितना बढ़ता जाएगा ऑटोमेटिकली उसमें स्क्रॉलिंग ऐड होती जाएगी। तो देखते हो ब्राउज़र, यानी कि अगर हमारे पास कंटेंट व्यू पोर्ट एरिया से बहुत ज़्यादा होता है तो स्क्रॉल बार ऑटोमेटिकली ऐड होता है ना। तो बाय डिफ़ॉल्ट बॉडी के लिए क्या रहता है, ओवरफ्लो वाई डायरेक्शन में ऑटो, जिससे आपका पेज स्क्रॉलेबल बनता है। नेक्स्ट आता है फ्लॉट। तो फ्लॉट डिस्कस करते हैं। The CSS float property specifies how an element should float. The CSS clear property specifies what elements can float beside the cleared element on which side. So float के अंदर आपको, आप किसी केबल से टच तो नहीं हो रहे ना, क्योंकि मेरा स्क्रीन बार बार ऑन ऑफ हो रहा है। हाँ, the CSS clear property specifies what elements can float beside the cleared element and on which side. So float property यानी कि ये कंटेंट के अलाइनमेंट यानी कि पोजीशनिंग के लिए यूज़ होता है कि हमें लेफ़्ट रखना है या राइट। तो इसमें दो ही ऑप्शन होते हैं, इसके अलावा तीसरा कोई ऑप्शन होता नहीं है इसमें। या तो नन होगा जो कि डिफ़ॉल्ट रहता है, बाकी लेफ़्ट और राइट रखने पर आप कंटेंट का प्लेसमेंट चेंज कर पाते हैं उसमें। So the float property is used for positioning and formatting content. Example, let an image float text to the left to the text in a container. So इसका एक एग्जांपल हमने नीचे बनाया हुआ, भी आपको दिखाते हैं। तो फ्लॉट में क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास। द फ्लॉट प्रॉपर्टी कैन हैव वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज। लेफ्ट यानी कि एलिमेंट फ्लॉट्स टू द लेफ्ट ऑफ इट्स कंटेनर। राइट में राइट से कंटेनर आपका फ्लॉट होगा। नन आपका बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, जिसमें आप यहाँ जाकर डिफाइन करते हैं एलिमेंट डज नॉट फ्लोट विल बी डिस्प्लेड जस्ट वेयर इट ऑकर्स इन द टेक्स्ट, दिस इज डिफ़ॉल्ट। इनहेरिट, अगर पेरेंट के ऊपर कोई प्रॉपर्टी तो चाइल्ड के ऊपर भी सेम प्रॉपर्टी आपकी वर्क करेगी इस केस में। सो फ्लॉट का एग्जांपल देखते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट ही होता है, तो हम लोग यहाँ से ओपन करते हैं। तो मान लीजिए कि आपका टेक्स्ट एक अवेलेबल है, पैराग्राफ आपके पास है और आप उसके अंदर कोई इमेज वगैरह कॉल करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं रैपिंग हो रहा है बहुत बढ़िया से। तो ये फ्लॉट की हेल्प से ही पॉसिबल है। तो आप इसका डायरेक्शन जो है वो चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हमें लेफ़्ट में रखना हो तो आपका मैटर लेफ़्ट में आ जाएगा इस तरह, ठीक है। और हमारे पास ऑप्शंस होंगे नो फ्लॉट। तो यानी कि अब आप यहाँ देखेंगे कि अगर आप पैराग्राफ के अंदर कोई इमेज टैग का इस्तेमाल करते हैं तो टेक्स्ट टॉप से स्टार्ट ना होकर इमेज के बॉटम से स्टार्ट होगा, बेस से। सो आप यहाँ देखें, ये हमारे पास पी टैग अवेलेबल है। इस पैराग्राफ में हमने एक इमेज को कॉल किया हुआ है। अगर फ्लॉट यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आपका जो टेक्स्ट है वो उसके पैरेलल यानी कि साइड बाय साइड ना होके बॉटम से स्टार्ट होगा। तो इसी के लिए हमें बेसिकली फ्लॉट की रिक्वायरमेंट आती है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है फ्लॉट नेक्स्ट टू ईच अदर। मान लीजिए आपको कोई डिज़ाइन बिल्ड करना है इसकी हेल्प से, तो जैसे हमारे पास एक डिव है, एक हमारे पास डिव 1 है, डिव 2 है एंड डिव 3 है। हम चाहते हैं कि ये जो तीनों डिव हम लोग देख रहे हैं ये आपके साइड बाय साइड हो, तो आप यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 साइड बाय साइड कॉल हो गए। जबकि बाय डिफ़ॉल्ट हमने क्या पढ़ा, डिव एलिमेंट जो होता है ब्लॉक एलिमेंट होता है, जितनी बार भी आप डिव का इस्तेमाल करते हो वो एक न्यू लाइन प्रोड्यूस करता है। बट अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कुछ इस तरह से कि मुझे एक के बाद एक को रखना है साइड बाय साइड, तो आपको फ्लॉट का यूज़ करना होगा। तो 2014 तक जब तक हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ नहीं थी CSS के अंदर, तो हम लोग जितने भी वेब टेम्पलेट्स बनाते थे वो फ्लॉट की हेल्प से ही बनाते थे, ठीक है। तो जैसे हम अपने बैच का एग्जांपल ले लेते हैं और पूरा टेम्पलेट हम आपको दिखाते हैं जो फ्लॉट की हेल्प से ही कंप्लीट हुआ है, और आपको भी सिखाएंगे। डेस्कटॉप MWF, तो ये देखिए टेम्पलेट जो आपके सामने है।
ये पूरा टेम्पलेट फ्लॉट की हेल्प से ही क्रिएट हुआ है। अगर हम कोड में जाएं और यहाँ पर फाइंड करें फ्लॉट, तो दिखाई दे रहा है आपको, कहीं पर फ्लॉट राइट है, कहीं पर फ्लॉट लेफ्ट का यूज हुआ है कोड के अंदर। ठीक है, फ्लॉट लेफ्ट या फ्लॉट राइट। और ये टेम्पलेट जो आप यहाँ देख रहे हैं ये एक रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन है, यानी कि अकॉर्डिंग टू डिवाइस ये बेसिकली वर्क भी करेगा। तो आप देखें आपका कंटेंट ब्रेक होके इस तरह से मोबाइल मोड में चेंज भी हो रहा है। तो सीखेंगे फ्लॉट से प्रॉपर डिज़ाइन कैसे क्रिएट किया जाता है, लेकिन प्रॉपर्टी ध्यान रखिएगा कि राइट और लेफ्ट एक्चुअल में काम क्या करते हैं। नेक्स्ट, अब इसमें एक प्रॉपर्टी आती है हमारी क्लियर। क्लियर का क्या यूज़ होता है उसको समझते हैं। द क्लियर प्रॉपर्टी, when we use the float property and we want to next element below, not on right or left, we will have to use the clear property. एग्जाम्पल ऐसा समझिए कि आपके पास एक डिव के अंदर कंटेनर में 3 डिव हैं और आप चाहते हैं कि जो थर्ड डिव है वो नेक्स्ट लाइन में आ जाए, तो आपको थर्ड वैल्यू को बताना होगा क्लियर। और क्लियर में हमें वो बताना होगा कि क्लियर कौन सा ला जो फ्लॉट की प्रॉपर्टी आपकी चलती आ रही है, या तो वो राइट होगी या लेफ्ट होगी। तो क्लियर में आप लेफ़्ट या राइट मेंशन करेंगे। और अगर हमें नहीं पता कौन सा फ्लॉट है तो आप लिख देंगे क्लियर में बोथ, जो भी हो क्लियर हो जाए। अगर नहीं डिफाइन कर दें तब क्या आपको फेस करना होगा, आपका जो एलिमेंट होगा जिसको आपने फ्लॉट नहीं कराना है वो प्रीवियस फ्लॉटेड एलिमेंट के नीचे हाइड हो जाएगा। तो समझेंगे इसको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से, पहले थ्योरी देखिए। सो क्लियर प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज व्हाट शुड हैपन विद द एलिमेंट that is next to a floating element. The clear property can have one of the following values: none. None default रहता है आपका. The element is not pushed below left or right floated element. This is default. Left. The element is pushed below left floated element. Right. तो right floated element के नीचे push होगा. Both. The element is pushed below both left and right floated elements and inherit जो आपने parent को offer किया होगा. So when clearing floats, you should match the clear to the float. If an element is floated to the left, then you should clear to the left, or your floated element will continue to float, but the cleared element will appear below it on the web page. So example के तौर पर हमारे पास एक div है 1 and second div है 2. हम नहीं चाहते हमारा div 2 div 1 के नीचे आए, ठीक है। सो हमने एक सेकंड वाले को क्या ऑफर किया, क्लियर लेफ्ट। क्यों किया, क्योंकि जो उसके प्रीवियस वन है उसमें क्या लिखा है, फ्लॉट लेफ्ट। यहाँ ये अब आप देखो कि नहीं लगाने से क्या हो रहा है और लगाने से क्या हो रहा है। सो हमने एक बनाया विदाउट क्लियर। विदाउट क्लियर में ये हुआ कि डिव 1 को हमने फ्लॉट किया था लेकिन 2 को नहीं किया था, बट हुआ क्या, ऑटोमेटिकली सेकंड एलिमेंट मेरा डिव 1 के नीचे चला गया। बट हमने जब क्लियर का इस्तेमाल किया तो क्या हुआ, वो ऑटोमेटिकली वहाँ से ब्रेक हुआ और न्यू लाइन में कंटिन्यू हो रहा है। और ऐसी रिक्वायरमेंट आपको आएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर अभी मैंने आपको जो टेम्पलेट दिखाया था, आपने अगर नोटिस किया हो उसमें जब मोबाइल मोड आता है, अभी क्या तीनों साइड बाय साइड है ना, यानी कि फ्लॉट यूज़ हुआ है तीनों के अंदर। चेक करके आप देख सकते हैं, राइट क्लिक इंस्पेक्ट, और हम यहाँ पर एक्सपीरियंस करेंगे फ्लॉट को। तो यहाँ पर करिए सेलेक्ट, क्या दिखाई देता है, फ्लॉट लेफ्ट। इसी तरह से सेकंड में आपको क्या दिखाई देगा, फ्लॉट लेफ्ट। इसी तरह से सिमिलरली थर्ड में क्या है, फ्लॉट लेफ्ट। अब जब मोबाइल मोड आता है ना, हमने क्या बोला कि फ्लॉट रिमूव हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से जैसे आप मोबाइल मोड ऑन करते हैं तो कंटेंट क्या हुआ, अबाउट के नीचे बेनिफिट्स हमें दिखाई दे रहा है। चलिए अब चेक करते हैं क्या यहाँ पर फ्लॉट है या नहीं, ठीक है। तो डिव को सेलेक्ट करेंगे, क्या लिखा आता है यहाँ पर, कोई फ्लॉट की वैल्यू नहीं है, विड्थ 100% है ना, पूरी स्क्रीन को कवर कर रहे हैं हमारा कंटेंट। इसी तरह से आप यहाँ पर 2 पर आओगे, ठीक है, 3 पर आओगे तो आपका ये प्रॉपर्टी बढ़िया से काम करेगा इसके अंदर। तो कोड दिखा देते हैं आपको इसका, कंट्रोल यू, और यहाँ पर आइए मीडिया कैरी, नेविगेशन को छोड़िए और नीचे देखिए विड्थ 100% हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है, जितने भी हमारे टेक्स्ट कॉलम्स वगैरह अवेलेबल हैं। और फ्लॉट क्या लिखा हमने यहाँ पर, नन। नन कर दें या क्लियर कर दें, दोनों एक ही काम करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपका फ्लॉट
नन होता है, ठीक है। तो यही सेम चीज़ हम लोग यहाँ पर अगर क्लियर लिख दें और लेफ्ट यहाँ पर मेंशन कर दें तो भी आपको सेम रिजल्ट एक्सपीरियंस करने के लिए मिलेगा इसमें। तो ये एग्जांपल जो हमने बनाया यहाँ पर, ये आपको बिफोर आफ्टर हमने इसलिए दिखाने के लिए बनाया कि भी अगर हमारा सेकंड डिव है, हम नहीं चाहते कि वो डिव 1 के नीचे जाए, तो हमने यहाँ पर क्या करा, डिव 4 में जाकर डिफाइन किया क्लियर लेफ्ट, जबकि डिव 2 में हमने कोई फ्लॉट का जिक्र ही नहीं किया, बट फर्स्ट वाला फ्लॉट सेकंड वाले को भी अफेक्ट कर रहा है। थर्ड के केस में हमने फ्लॉट डिफाइन किया, लेकिन फोर्थ वाले एग्जाम्पल में हमने क्लियर किया उसको लेफ्ट से। ऑटोमेटिकली कंटेंट आपका पुश डाउन हो जाएगा। ये आपका एग्जाम्पल है क्लियर के साथ। नेक्स्ट फ्लॉट के और एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि ग्रिड ऑफ बॉक्सेस इक्वल विड्थ बॉक्सेस, ठीक है। सो हमने यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज़ किया, जिसमें हमने क्या डाला, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। क्या काम करता है कि अगर आपने कहीं पैडिंग इस्तेमाल किया है तो वो उसको हाइट में या विड्थ में ऐड नहीं होने देगा। सो यहाँ पर हमारे पास एक बॉक्स के नाम से क्लास है जिसमें फ्लॉट लेफ्ट अवेलेबल है, विड्थ है 33.33%, यानी कि 3 कॉलम्स ही आपके क्रिएट होंगे, और अगर आपने 25% लिखा तो 4 कॉलम्स आपके स्क्रीन में क्रिएट हो जाएंगे। नेक्स्ट पैडिंग हमने कितना रखा है कंटेनर के अंदर, 50 पिक्सल्स, जो कि चारों साइड से वर्क करेगा। सो आउटपुट चेक करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं पैडिंग के साथ हमारे पास 3 डिव्स अवेलेबल हैं इजीली। कंट्रोल यू प्रेस करते हैं तो आप यहाँ देखेंगे एक है मेन कंटेनर जिसके अंदर हमारे पास 3 बॉक्सेस अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, हमने एक यूज़ किया यहाँ पर क्लियर फिक्स क्लास, कभी कुछ भी हो सकता है क्लास का नेम, और हमने यहाँ पर सूडो क्या यूज़ किया है, आफ्टर। आफ्टर का मतलब क्या हुआ, हमने ये बोला कि जो भी फ्लॉट हो वो क्लियर हो जाए, क्यों, नहीं तो क्या होगा, ये जो पैराग्राफ है ये क्या होगा, उसके नीचे चला जाएगा। कैसे, ज़रा एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पैराग्राफ बॉक्सेस से बिल्कुल एक डिस्टेंस पर आपको क्लियर दिखाई दे रहा है ना। अब मान लीजिए कि अगर आपने क्लियर नहीं किया होता इसको, तो क्या प्रॉब्लम आप फेस करने वाले हैं उसको एक्सपीरियंस कीजिए। सो हम यहाँ पर इस क्लियर क्लास को रिमूव कर देते हैं, और अब ज़रा एक्सपीरियंस कीजिए क्या हुआ, हमारा कंटेंट डिव के बिल्कुल क्लोज आ रहा है। हम चाहते हैं डिव से डिस्टेंस पर हो। हमने क्या लिखा, क्लियर फिक्स, और अब आप यहाँ देखेंगे एक गैप हमें दिखाई दे रहा है। तो ये हमने अप्लाई कहाँ कर रखा है, मेन कंटेनर के ऊपर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखो कोई पैडिंग वगैरह नहीं दिया हुआ इसके अंदर, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो पैराग्राफ होता है वो बिफोर और आफ्टर अपना एक गैप मेंटेन करके चलता है ना। सो हम चाहते हैं कि वही सेम रिजल्ट हमें मिले जो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। तो यहाँ पर आपने लिखा कंटेंट जो भी आपका इस कंटेनर में है, ठीक है, तो हमने इसको डबल कोट लगा के इन्वर्टेड कोट ब्लैंक छोड़ना है। फिर हम लिखेंगे क्लियर बोथ और डिस्प्ले एज ए टेबल। तो टेबल क्या होता है, एक ब्लॉक एलिमेंट होता है। तो जब भी आप एक टेबल के बाद में दूसरा टेबल कंटिन्यू करोगे वो ऑटोमेटिकली न्यू लाइन प्रोड्यूस करेगा। तो एग्जांपल के लिए हम लोग यहाँ देख भी सकते हैं इस चीज़ को, आप एक्सपीरियंस कीजिए। जैसे हमने डिफाइन किया टेबल कैप्स लॉक ऑफ, विजिबल कराने के लिए यहाँ पर मेंशन कर देते हैं बॉर्डर, और बॉर्डर की वैल्यू क्या रख देते हैं 1। तो टेबल में क्या होता है TR, और TR के बाद क्या होता है TD। TD को हम लोग कभी ब्लैंक नहीं रखते यहाँ पर, तो हम लोग इसको बाय डिफ़ॉल्ट कर्सर हाइट ऑफर कर देते हैं %NBSP। इसके बाद TR क्लोज हो जाता है, देन टेबल। तो ऐसे मुझे 2 टेबल की रिक्वायरमेंट है। हमने यहाँ जाके दोनों टेबल को डिफाइन किया और ब्राउज़र में जाकर हमने रीलोड किया। क्या दिखता है, टेबल भी आपका एक ब्लॉक एलिमेंट है, यानी कि 2 टेबल हमने डिफाइन किया, उसने ऑटोमेटिकली सेकंड वाले टेबल को न्यू लाइन में कंटिन्यू किया, है ना। तो फ्लॉट वाले केस में आपको क्या करना होता है, मेन कंटेनर को डिस्प्ले कराना होता है एज अ टेबल, तब जाके आपका कंटेंट सक्सेसफुली वर्क करता है उसमें, ठीक है। तो ये एक डेमो था, और नेक्स्ट आगे देखते हैं। चलिए, सो व्हाट इज बॉक्स साइजिंग, इसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। ऑलरेडी वैसे डिस्कस किया हुआ है आपके साथ। यू कैन इजीली क्रिएट 3 फ्लोटिंग बॉक्स साइड बाय साइड, हाउएवर when you add something that enlarge the width of each box, example padding or borders, the box will break। अब मान लीजिए कि अगर हम लोग बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स डिफाइन नहीं करते हैं, सो आपको क्या कॉन्सिक्वेंसेस इसके देखने पड़ेंगे। तो चलिए, फाइल को हमने किया रीलोड,
और यहाँ आते हैं। भाई हमने अगर देखा जाए तो अपने कंटेनर की विड्थ कितना रखा है, अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे 33.33%, बट क्या हो रहा है, पैडिंग उसमें प्लस हो रहा है। तो यानी कि आपका जो कैलकुलेशन है वो गलत जा रहा है उस केस में। यानी कि है तो ये 33.33%, बट अगर आप इंस्पेक्ट करते हैं इसको तो आपका टोटल कंटेनर कितना हो गया, 734 पिक्सल्स का हो गया। और ये जो ग्रीन वाला एरिया आप देख रहे हैं, ये जो ऐड हुआ है इसके अंदर, हम चाहते हैं ये रहे बट मेरी विड्थ में ऐड ना हो। और यही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपका होता है बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। अब आपका देखो पैडिंग भी अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन आप एक ही लाइन में तीनों कॉलम्स को एक्सपीरियंस कर पा रहे हो, ठीक है। सो ये काम करता है बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। तो ध्यान रखें जब भी आपको पैडिंग वगैरह के साथ काम करना है सो आप हमेशा बॉक्स साइजिंग का इस्तेमाल करें। अदरवाइज़ आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा परसेंटेज के अंदर और आपको टोटल विड्थ में से लेस करना पड़ेगा, वो एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। The box sizing properties allows us to include the padding and border in the box's total width and height, making sure that the padding stay inside of the box and that is doesn't not break. नेक्स्ट इमेजेस अगर आपको साइड बाय साइड लाने तो आप यहाँ पर इमेज कंटेनर, फ्लॉट लेफ्ट, पैडिंग 5, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे इमेजेस साइड बाय साइड वर्क कर रहे हैं उसके अंदर। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं इक्वल हाइट बॉक्सेस। अगर आप इक्वल हाइट के बॉक्स बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर हाइट डिफाइन कर लीजिए और आप यहाँ पर एक्सपीरियंस करेंगे दोनों बॉक्स हमारे इक्वल हाइट्स के अवेलेबल हैं। तो ये पॉसिबल कैसे हुआ, अब यहाँ देखोगे एक हमारे पास जो बॉक्स है उसके अंदर कम कंटेंट है, सेकंड बॉक्स उसके अंदर हमारे पास ज़्यादा कंटेंट है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इन दोनों के ऊपर एक बॉक्स की क्लास अवेलेबल है। विड्थ कितना है 50%, पैडिंग कितना है हमारे पास 50 पिक्सल्स, और हमने हाइट कितना रखा है 300 पिक्सल्स। अब मान लो कि बॉक्स 2 में अगर आप कंटेंट बढ़ाओगे तो क्या होगा, ओवरफ्लो में पता है, तो वो कंटेंट क्या होगा इससे बाहर निकल के आ जाएगा, है ना। तो इक्वल हाइट अगर आप बनाना चाह रहे हो तो ये ना एक इल्यूजन है कि भी हमने इक्वल हाइट को अचीव कर लिया। क्यों, क्योंकि हमने इसको एज्यूम करके इस वाले को भी हाइट दे दिया। इसका सबसे बढ़िया आंसर होता है फ्लैक्स। फ्लैक्स में एक प्रॉपर्टी आती है स्ट्रेच, वो ऑटोमेटिकली बॉक्स को बड़ा करता जाएगा जिसमें आप डेटा डाल रहे हो, और जो उसके साथ वाला कॉलम होगा वो ऑटोमेटिकली उसके रिस्पेक्ट में खुद से बड़े होते जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर इक्वल हाइट बॉक्स इन द प्रीवियस एग्जांपल जिसमें हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, यू लर्न हाउ टू फ्लॉट बॉक्सेस साइड बाय साइड विद एन इक्वल विड्थ। However, it is not easy to create floating boxes with equal heights. A quick fix, however, is to set a fixed height like in the example below. यानी कि हमने एक हाइट यहाँ पर जाकर डाल दिया तो हमारा काम दोनों का हो गया। However, this is not very flexible. It is okay if you can guarantee that the boxes will always have the same amount of content in them, but many times the content is not the same. So if you try the example above on a mobile phone, you will see that the second box content will be displayed outside of the box. This is where CSS3 Flexbox come in handy, as it can automatically stretch boxes to be as long as the longest box. So example, डेस्कटॉप मोड कंटेंट के लिए हमारे पास विड्थ अच्छी खासी है तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप मोबाइल मोड एक्टिवेट करेंगे आपका जो मैटर होगा वो बाहर ओवरफ्लो होगा। अभी हमने यहाँ पर मीडिया व्यू पोर्ट नहीं लगाया हुआ है, इस वजह से आपका काम नहीं करेगा। मैं यहाँ पर जाके हेड में लिख देता हूँ मेटा नेम इक्वल टू व्यू पोर्ट, कंटेंट इक्वल टू विड्थ इक्वल टू डिवाइस विड्थ, इनिशियल स्केल 1.0, ये हमने यहाँ डिफाइन किया मेटा व्यू पोर्ट। अब आप पेज को रिलोड करें और यहाँ से अपना मोबाइल मोड एक्टिव करें, ठीक है। अभी भी शायद हमारा कुछ रह गया है इसके अंदर, इनिशियल स्केल विड्थ इक्वल टू डिवाइस विड्थ, इनिशियल आई राइट या डॉक टाइप हमारा अवेलेबल है, मेटा नेम व्यू पोर्ट है,
तो इस पेज पर एक बार ज़रा मैच कर लेंगे इसको। कॉपी करें इसको और यहाँ पर एक बार टेस्ट कर लें कि कहाँ पर बेसिकली ये गलत जा रहा है अपना। हमने 1.0 लिखा है, यहाँ पर आपका ओनली 1 रखिए, तो 1 आपका 100% पर वर्क करेगा। फर्स्ट लाइन को रिमूव, कंट्रोल एस और पेज को रिलोड। और क्या कमी है इसके अंदर? मीडिया क्वेरी भी नहीं है इसके अंदर, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो आप यहाँ पर एक मीडिया क्वेरी और लगा लीजिए, @media, और यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे मैक्स विड्थ लाइक 600 पिक्सल, आपने लिखना है यहाँ पर बॉक्स को फ्लॉट नन, और विड्थ कितना हो जाए हमारा 100%। और क्या चाहिए हमें? मैक्स विड्थ आ गया हमारा, और कलर भी एक बार चेंज करा दीजिए बॉक्स में, कलर बैकग्राउंड FCO, और इसको एक बार टेस्ट कर लीजिए। हम आई थिंक गलत फाइल पर काम कर रहे हैं, इसलिए हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा है। एक मिनट को ज़रा इसका URL कॉपी कीजिए, बॉक्सेस हाइट, ये बॉक्सेस है इसलिए काम नहीं कर रहा है। एक और नोटपैड ओपन करो और इसमें जाके इस वैल्यू को कॉल करो, ये प्रॉब्लम है। यहाँ से कॉपी, हेड के अंदर कॉल कराइए मेटा, और यहाँ से आप कॉपी करेंगे अपना मीडिया, परफेक्ट। यहाँ से हटा दीजिए सारी चीज़ें, क्लोज दिस, कंट्रोल एस, रीलोड, और ठीक है। तो आप देख सकते हैं ब्रेक हो रहा है हमारा कंटेंट इस तरह से। चलिए ये पार्ट हमारा हो गया। अब हम यहाँ पर क्या चाहते हैं कि भाई फ़िलहाल इसकी मुझे नीड नहीं है, तो इसको मैं अभी के लिए कर देता हूँ कमेंट। फाइल को रीलोड करेंगे और सिमुलेटर में डालते हैं। अब आप देख रहे हो आपका कंटेंट जूम आउट नहीं हो रहा है ना? तो क्या हुआ कि आपका कंटेंट ज़्यादा था और बॉक्स की हाइट आपने लॉक करके रखी हुई थी कितना, 300 पिक्सल्स, तो मैटर बाहर आ गया। सो इसी चीज़ का प्रॉब्लम रहता है आपका फ्लॉट के साथ हमेशा, कि अगर आप हाइट डाल भी दोगे तो आप पर्टिकुलर किसी एक व्यू के ऊपर उसको फिक्स कर सकते हो मैनुअली, और कल को मान लो कंटेंट ज़्यादा आ गया, फिर क्या होगा, फिर से वही सेम दिक्कत स्टार्ट हो जाएगी। सो इतना स्मार्टली इसको डिज़ाइन करो कि भाई आपको अगर मैटर ज़्यादा भी डालना पड़ जाए तो दिक्कत ना हो। अब जैसे एग्जांपल के लिए आप यहाँ देखेंगे बॉक्स 1 जिसके अंदर मैटर ज़्यादा है, बॉक्स 2 जिसके अंदर मैटर कम है। चलो यहाँ से हम धीरे धीरे देखते हैं स्क्रीन की हाइट के साथ क्या हो रहा है। ऑटोमेटिकली जितना कम एरिया होता जा रहा है, सेकंड वाला बॉक्स उतना बड़ा हो रहा है। ये कैसे पॉसिबल हुआ? फ्लेक्सिबल बॉक्सेस की हेल्प से। सो हमें यहाँ पर क्या लिखना है, डिस्प्ले फ्लैक्स, और यहाँ पर फ्लैक्स रैप में हमने क्या लिखा है, नो रैप। अगर आप रैप रखते हैं तो क्या होगा, अपने आप बॉक्स 2 जो होगा ब्रेक होकर नीचे आ जाएगा। हम नहीं चाहते कि वो ब्रेक हो, तो क्या लिखा, नो रैप। इसके बाद में जो हमारा इसके अंदर बॉक्स है, ठीक है, क्या हमने यहाँ पर कहीं कोई हाइट मेंशन किया हुआ है? ज़रा चेक करें, नहीं है ना। और
डिस्प्ले फ्लैक्स होने की वजह से क्या होता है कि जितना भी बॉक्स एलिमेंट आप उसके अंदर बनाते जाओगे, जितने भी आपके डिव होंगे वो ऑटोमेटिकली स्ट्रैच होते हैं। और यही इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपका मैटर अगर ज़्यादा होगा तो सेकंड वाला उसका जो स्टैक किया हुआ बॉक्स होगा वो ऑटोमेटिकली अपनी हाइट को बढ़ाते चलेगा खुद से। नेक्स्ट, नेविगेशन मेन्यू की बात करते हैं। जितने भी आपके नेविगेशन डिज़ाइन होते हैं तो एलआई आइटम को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लॉट लेफ्ट। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, प्रेस करेंगे कंट्रोल यू, सो हमने यहाँ पर एक यूएल टैग का इस्तेमाल किया और एलआई के अंदर हमने कुछ ए टैग्स का यूज़ किया हुआ है। सो आप यहाँ देखें यूएल टैग जिसमें ने क्या लिखा, लिस्ट स्टाइल टाइप नन। नन क्यों लिखा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमें पता है अनऑर्डर लिस्ट बुलेटेड आती है ना, तो आपका स्टाइल नन हो गया। मार्जिन पैडिंग हमने यूएल का क्या करा, 0, क्योंकि जब भी आप कोई लिस्ट क्रिएट करते हैं तो वो हमेशा इनसाइड होके आता है। इसके बाद ओवरफ्लो जितना भी रहा मैटर वो हमारा हिडन हो जाए, और बैकग्राउंड कलर जो हमारा इस यूएल का वो क्या आ जाए, ग्रे। इसके अलावा हमने यहाँ पे क्या बोला, अलाई जितने भी हैं हमारे वो सब क्या है साइड बाय साइड, तो क्या लिखा हमने, फ्लॉट लेफ्ट। और इसके अंदर जो ए एलिमेंट है उसको हमने क्या बोला है, इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक डालने से क्या होगा, ए टैग मार्जिन पैडिंग दोनों को ईजिली एक्सेप्ट कर पाएगा, और माउस ओवर करने पर उसका कलर डिफरेंट होगा, और जो सेलेक्टेड होगा बाय डिफ़ॉल्ट उस पर हमने एक्टिव की क्लास को कॉल किया वो रेड कलर में आएगा। तो इस तरह से आप अपना नैप बार विद द हेल्प ऑफ यूएल, एलआई और ए एलिमेंट से डिज़ाइन कर सकते हो। और देखिए वेब लेआउट एग्जांपल के फॉर्म में कि किस तरह से फ्लॉट आपका वर्क करता है। तो हमारे पास जैसे हेडर फुटर अवेलेबल है, कुछ कॉलम्स है हमारे पास, मेन्यू है हमारे पास, और कंटेंट एरिया है हमारे पास। सो आप यहाँ देख सकते हो, जैसे ये हमारे पास हेडर है, ये फुटर है, ये आपका मेन्यू है, ये आपका मेन एरिया है। प्रेस करते हैं कंट्रोल यू, आप जरा एक बार अपना स्ट्रक्चर देखें पेज का, टॉप में हेडर, बॉटम में फुटर, इसके बीच में हमने एक डिप बनाया हुआ है, और उसके हमने कौन सी क्लास दी हुई है, अगेन क्लियर फिक्स। ज़रूर नहीं आप क्लियर फिक्स रखें, इसको पर्पजली डाला गया ताकि आपको ये समझ में आए कि फुटर जो है वो इसके नीचे ना चला जाए, इसके बाहर दिखाई दे आपको। तो हमने क्लियर फिक्स में अगेन सेम वही काम किया कि क्लियर फिक्स में जो भी कंटेंट है, ठीक है, उसको ब्लैंक मार्क करो, क्लियर बोथ और डिस्प्ले टेबल, तो क्या होगा, फुटर बिल्कुल अलग से निकल के आएगा। जैसे हमारा टॉप्स में हेडर के बाद में आप मेन एरिया देख रहे हैं। इसके अलावा इसमें हमने क्या डिफाइन किया, मेन्यू की विड्थ होगी 25% जो कि लेफ्ट साइड में वाला एरिया है, और जो मेन एरिया है इसकी विड्थ होगी स्क्रीन का 75%, जिसको हमने यहाँ डिफाइन किया कंटेंट में। अब मेन्यू के अंदर जितने भी हमारे यूएल है और एलआई है, इसको हमने इस बार फ्लॉट लेफ्ट नहीं किया है, क्योंकि हम चाहते हैं जितने हमारे नेविगेशन है वो अलग अलग लाइन में हमें दिखाई दे, ठीक है। बाकी एलआई के ऊपर जब यूज़र माउस ओवर करेगा तो उसका कलर चेंज होगा, इस तरह की चीज़ें बनी हुई है। तो इसमें एग्जांपल के अंदर अगर आप नोटिस करोगे तो हमने कोई मीडिया क्वेरी का इस्तेमाल नहीं किया, यानी कि अगर आप स्क्रीन को रिसाइज करोगे तो ये इसी तरह से अप स्केल डाउन स्केल होगा, ठीक है। आप चाहें कि जब मोबाइल मोड आए तो ये फ्लाइट, सिटी, आइलैंड और ये आपका फूड जो है वो टॉप वाले बार में कन्वर्ट हो जाए, तो मीडिया क्वेरी लगा के हम उसको भी हैंडल कर सकते हैं। तो ये है आपका फ्लॉट। बात करते हैं इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट की। इनलाइन ब्लॉक आपको वहाँ यूज़ करना होता है जहाँ पर आप इनलाइन एलिमेंट को कोई विड्थ हाइट ऑफर करना चाहते हो। उस केस में जैसे ए टैग क्या होता है, आपका इनलाइन होता है, यानी कि जितनी बार भी आप ए टैग का इस्तेमाल करोगे वो एक दूसरे के साइड बाय साइड ही आते हैं डिफ़ॉल्ट। So display inline block value compared to display inline, the major difference is that display inline block allows to set a width and height on the element. So also with display inline block the top and bottom margin padding are respected, but the display inline they are not. So compared to display block, the major difference is that display inline block does not add a line break after the element, so the element can sit next to other element. सो यहाँ पर हम लोग देखते हैं जैसे कि हमारे पास एक स्पैन एलिमेंट है और उसके अंदर हम लोगों ने ए के लिए काम यहाँ पर किया हुआ है, इस यहाँ पर बी के लिए काम किया है, सी के लिए काम किया है। आउटपुट में आएंगे, अब आप यहाँ ज़रा डिफरेंस देखें, और कंट्रोल यू से हम लोग कोड भी ओपन कर लेते हैं इसका। तो यहाँ पर इनलाइन में आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा है और उसके बीच में हमने दो वर्ड को पकड़ के स्पैन टैग उसके ऊपर अप्लाई किया। कोड में जाके चेक करें या फिर आप यहाँ से देख सकते हैं। तो स्पैन ए एंड स्पैन ए हमने 2 टाइम यहाँ पर यूज़ किया। ए को हमने क्या प्रॉपर्टी दिया, डिस्प्ले इनलाइन, लेकिन हमने उसको एक विड्थ और हाइट दी, है ना। क्या इसने उस विड्थ और हाइट को एक्सेप्ट किया यहाँ पर?
नहीं, जितना मैटर था उतने पार्ट पे बॉर्डर और बैकग्राउंड कलर आपका कॉल हो गया। बट डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हमने क्या करा, यहाँ पर बी वाले एलिमेंट को हमने क्या बोला, इनलाइन ब्लॉक, और जो विड्थ हाइट आपके इनलाइन वाले क्लास पर अवेलेबल था वही सेम प्रॉपर्टीज यहाँ पर है, बस डिफरेंस क्या है, इनलाइन की जगह इनलाइन ब्लॉक। तो सेकंड स्टेटमेंट में हम लोग जहाँ बी की क्लास का यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर आपने नोटिस किया कि विड्थ और हाइट जो हमने अप्लाई की थी वो वर्क कर रही है, बट आपका मैटर ब्रेक नहीं हुआ, क्योंकि इनलाइन ब्लॉक का मतलब है कि सेम लाइन में काम करेगा लेकिन एज ए ब्लॉक एलिमेंट। बट थर्ड एग्जांपल में हमने आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया कि हमने इसको डिस्प्ले ब्लॉक बोला। जैसे आपने सी एलिमेंट में स्पैन को बोला है कि वो ब्लॉक हो जाए, आप देख सकते हो मैटर आपका ब्रेक हुआ और न्यू लाइन से कंटिन्यू हो गया। तो ब्लॉक और इनलाइन ब्लॉक में डिफरेंस समझ में आया। तो इनलाइन यानी कि जो विड्थ हाइट पैडिंग किसी को भी एक्सेप्ट नहीं करता, इनलाइन ब्लॉक जो सेम लाइन में रहेगा, साइड बाय साइड भी होगा, लेकिन विड्थ हाइट मार्जिन पैडिंग सबको एक्सेप्ट करेगा। और ब्लॉक आप डिफ़ॉल्ट जानते हैं, यानी कि जितनी बार भी आपका ब्लॉक एलिमेंट आएगा वो ऑटोमेटिकली न्यू लाइन से स्टार्ट होता है। सो यूजिंग इनलाइन ब्लॉक टू क्रिएट नेविगेशन लिंक, सो आप अपना एक देख सकते हो एग्जांपल, इसमें हमने यहाँ पर एक नैव बार अपना क्रिएट किया हुआ है। कंट्रोल यू प्रेस करेंगे, यहाँ पर आप देखें यूएल टैग में हमने क्लास कॉल किया नैव, और नैव को हमने क्या बोला यहाँ पर लिस्ट स्टाइल टाइप नन, और इसमें हमने कोई भी इनलाइन वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। फिर हमने क्या बोला नेविगेशन में जो एल टैग अवेलेबल है उसमें क्या हो जाए, इनलाइन ब्लॉक, और उसमें फॉन्ट साइज और पैडिंग अप्लाई हो जाए। और आप यहाँ डिफरेंस क्या देखते हैं, ये वर्क कर रहा है इसके ऊपर, ठीक है। तो इनलाइन ब्लॉक इस तरह से यूज़ किया। तो वेबसाइट के अंदर जितने भी आप नेविगेशन सेक्शंस देखते हैं मेजरली वो आपके यूएल एलआई और आपके इनलाइन ब्लॉक का ही कमाल होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अलाइनमेंट, CSS अलाइन एलिमेंट। तो जैसे टेक्स्ट के साथ में आपने समझा कि टेक्स्ट में प्रॉपर्टी आती है लेफ्ट, सेंटर और राइट। अब मान लो आपको किसी ब्लॉक एलिमेंट को अगर अलाइन करना है लेफ्ट राइट सेंटर, तो वो कैसे होगा, तो लेफ्ट तो डिफॉल्ट है ना। तो क्या करेंगे आप, मार्जिन ऑटो का यूज़ करेंगे। ऑलरेडी आप समझ चुके हैं इसके बारे में, लेकिन डेडिकेटेड टॉपिक है, समझिए इसको। टू हॉरिजॉन्टली सेंटर अ ब्लॉक एलिमेंट लाइक डिव एलिमेंट यूज मार्जिन ऑटो। बाय डिफॉल्ट डिव फुल स्क्रीन होता है, यानी कि जितना ब्राउजर का विड्थ होगा उतने आपका एलिमेंट का विड्थ होगा। बट समहाउ आपको कभी विड्थ कम रखना पड़ जाए, तब आप कैसे इसके साथ डील करोगे, तो उस केस में यहाँ देखिए, सेटिंग द विड्थ ऑफ द एलिमेंट विल प्रिवेंट इट फ्रॉम स्ट्रेचिंग आउट टू द एजेस ऑफ इट्स कंटेनर। यहाँ पर हमने इस डिव एलिमेंट की विड्थ को कितना रखा है, 50%, जो भी अवेलेबल एरिया है। द एलिमेंट विल देन टेक अप द स्पेसिफाइड विड्थ एंड द रिमेनिंग स्पेस विल बी स्प्लिट इक्वली बिटवीन द टू मार्जिन। तो हमने यहाँ पर बोला मार्जिन ऑटो, तो वो जो बाकी का रिमेनिंग आपका 50% बचा है वो 50% 25 लेफ्ट से हो जाएगा और 25 राइट, और ऑटोमेटिकली आपका जो एलिमेंट होगा वो सेंटर लाइन हो जाएगा पुश होके। सो सेंटर लाइनिंग हैज़ नो इफेक्ट इफ द विड्थ प्रॉपर्टी इज नॉट सेट, ठीक है। तो 100% पर सेंटर लाइन आपका वर्क नहीं करेगा, आपको टोटल विड्थ में से लेस करना ही होगा अपने एलिमेंट को, तभी ये इफेक्टिव होगा। बात करते हैं सेंटर लाइन टेक्स्ट की, तो आप किसी एलिमेंट के अंदर टेक्स्ट लाइन सेंटर ट्राई करिए, आपका एलिमेंट सेंटर लाइन हो जाता है। बात करते हैं किसी इमेज को सेंटर लाइन करने का, तो इमेज इनलाइन एलिमेंट होता है, तो इमेज को पहले बनाएंगे हम लोग डिस्प्ले ब्लॉक। क्या लिखा हमने, डिस्प्ले ब्लॉक, और यहाँ पर आप मार्जिन ऑटो लिख दीजिए या फिर मार्जिन लेफ्ट और राइट से ऑटो, आपका कंटेंट मिडिल में आ जाएगा। इसी तरह से लेफ्ट एंड राइट अलाइन यूजिंग पोजीशन, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पोजीशन देखा ही है, तो पोजीशन में आप क्या लिखेंगे, एब्सोल्यूट, और राइट से वैल्यू क्या करेंगे 0, तो आपका ये राइट में चला गया एलिमेंट। इसी तरह से लेफ्ट एंड राइट अलाइन यूजिंग फ्लॉट, तो आप फ्लॉट राइट लिख देंगे तो आपका एलिमेंट क्या होगा, राइट चला जाएगा, और अगर आप लेफ्ट लिखेंगे तो लेफ्ट चला जाएगा। क्लियर फिक्स क्या काम करता है कि अगर आपने किसी मैटर में क्लियर फिक्स का यूज़ किया, ठीक है, तो आपका विदाउट क्लियर फिक्स रिजल्ट कुछ इस तरह से, विद क्लियर फिक्स आपका रिजल्ट कुछ इस तरह से दिखाई देगा। सो क्लियर फिक्स का हमने यूज़, ये क्लियर फिक्स है क्लास का नेम है बेसिकली। आपको बस यहाँ पर करना क्या होता है, जो भी मेरा कंटेंट है, ठीक है, उसको क्लियर कराना होता है, और डिस्प्ले एज ए टेबल कराओगे, तो नहीं कराओगे तो आपका कंटेनर इतना बनना है, जबकि उसी कंटेनर में इमेज भी है। बट जैसे हम लोग इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं, आपका देखो कंटेनर उस इमेज की हाइट का ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा। बात करते हैं वर्टिकली सेंटर यूजिंग पैडिंग। आपको कोई एलिमेंट वर्टिकली सेंटर में लेके आना है, तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, पैडिंग,
टॉप बॉटम से 70 पिक्सल तो ऑटोमेटिकली ये अलाइन हो जाएगा। इसी तरह से हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सेंटर करना है आपने, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं आई एम वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली सेंटर्ड। तो आप यहाँ पर पैडिंग और टेक्स्ट लाइन सेंटर, टेक्स्ट लाइन सेंटर इसको सेंटर में लेकर आएगा और यहाँ से पैडिंग आपका वर्टिकली मिडल में लेकर आएगा। सेंटर वर्टिकली यूजिंग लाइन हाइट, यानी कि आप लाइन की हाइट बढ़ा दीजिए तो भी आप वर्टिकल अलाइनमेंट कर सकते हो, लेकिन ये वन लाइनर के लिए ठीक है, मल्टी लाइन के लिए सही नहीं है प्रैक्टिस। वर्टिकल अगर आप अलाइन करना चाहते हैं तो आप पोजीशन एंड ट्रांसफॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने इसको यहाँ पर अलाइन किया सेंटर, बट इसमें हमने क्या यूज़ किया, पोजीशन एब्सोल्यूट टॉप से 50% और लेफ्ट से 50%, और ट्रांसफॉर्म में हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, ट्रांसलेट, जिसमें हम लोग क्या बता रहे हैं -50 अगर ये नहीं डालोगे तो इस सेंटर में ना दिखाई देगा, आपको ऑफ दिखाई देगा थोड़ा सा। चलिए ट्राई करके देखेंगे। कंट्रोल O फॉर ओपन, और हम यहाँ से ये प्रॉपर्टी डिसकंटिन्यू कर देते हैं इसकी। अब आप देखेंगे आपका जो अलाइनमेंट है वो सेंटर ना होकर लिटिल बिट आउट हो रहा है ना। तो ये वाला जो सेंटर है लेफ्ट और टॉप से हो गया। अब ये जो हम लोग वैल्यू यहाँ डिफाइन कर रहे हैं, ये इसको राइट और बॉटम से पुश करके मिडिल में लेकर आएगा। तो पोजीशन के साथ आपको ये एडिशनल काम करना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्म में ट्रांसलेट x एंड y में -50 एंड -50। नेक्स्ट आता है सेंटर वर्टिकली यूजिंग फ्लैक्स बॉक्स। फ्लैक्स में बहुत इजी है, आप फ्लैक्स बॉक्स में किसी मैटर को सेंटर लाइन करना चाहते हो तो आप यहाँ पर जाके क्या लिखेंगे, अलाइन आइटम्स सेंटर। क्या करना होगा, प्रेस करेंगे कंट्रोल U। इस डिव के अंदर हमारे पास एक एलिमेंट है P, आपने इस डिव को एक क्लास ऑफर किया सेंटर, डिस्प्ले किया वाला फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर इस पैराग्राफ को सेंटर में लाएगा और अलाइन आइटम सेंटर इस पैराग्राफ को वर्टिकली सेंटर में लेकर आएगा। टोटल हमारे कंटेनर की हाइट कितना है, 200 पिक्सल्स। तो ये भी एक तरीका है। तो इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि भाई एक एलिमेंट को वर्टिकल हॉरिजॉन्टल अगर मुझे अलाइन करना है तो कौन कौन से तरीके हैं। तो आपको मैंने सारे सिनेरियो दिखा दिए। आप पोजीशन से भी कर सकते हो, फ्लैक्स के थ्रू भी कर सकते हो, नॉर्मल अलाइनमेंट से भी कर सकते हैं, मार्जिन के थ्रू कर सकते हैं, फ्लॉट के थ्रू कर सकते हैं। जो आपको सही लगता है टेक्निक उसके साथ जाइए। मेरा अगर पर्सनली सजेशन मानोगे तो मैं कहूँगा कि फ्लैक्स का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि सबसे लेटेस्ट टेक्निक वही है ना, और कम लिखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट आता है CSS में कॉम्बिनेटर्स। अब आप यहाँ पर डिटेल में समझेंगे कि भाई बाकी चीज़ें क्या क्या होती हैं। जैसे हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेलेक्टर्स, ठीक है। तो कॉम्बिनेटर्स कैसे काम करते हैं, तो CSS में आपको ग्रेटर देन, प्लस और टिल्ट इस तरह के सिम्बल्स मिलेंगे यूज़ करने के लिए। इन सभी का अपना अपना रोल है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और कॉम्बिनेटर्स इज समथिंग दैट एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन दी सेलेक्टर। एग्जाम्पल, आपके पास एक डिव है, डिव के अंदर पैराग्राफ है और आपको उसको हैंडल करना है, तब आपको इस तरह के सिंबल्स की रिक्वायरमेंट आएगी। सिनेरियो बनाएंगे अलग अलग और समझने की कोशिश करेंगे। तो CSS selector can contain more than one simple selector. Between the simple selectors we can include a combinator. So there are 4 different combinators in CSS. सबसे पहले होता है हमारा डिसेंडेंट सेलेक्टर, जिसको हम लोग लिखते हैं स्पेस के साथ। मान लीजिए कि आपके पास एक डिव में बहुत सारे पैराग्राफ हैं। अब वो पैराग्राफ डिव के अंदर हो या डिव के अंदर आपने फिर से कोई एक कंटेनर बना के उसमें पैराग्राफ को डाला हुआ है। सो ये वाला जो मैकेनिज्म हम लोग देख रहे हैं, ये क्या करेगा, इसको मतलब नहीं कि वो किसके अंदर है, उसको ये पता है डिव के अंदर पैराग्राफ होना चाहिए, चाहे वो कितने भी चाइल्ड लेवल पर हो सकता है डिव के अंदर डिव हो, तो ये उसको भी टारगेट करके उसके कलर को चेंज करेगा। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं, हमने सिनेरियो बनाया पैराग्राफ 1, 2, 3 कहाँ पर है, डिव के अंदर, 4 और 5 जो है वो डिव के बाहर है। प्रेस करेंगे कंट्रोल U और सिनेरियो समझिए। डिव के अंदर हमारे पास पैराग्राफ है, फिर हमने एक सिलेक्शन टैग का यूज़ किया, अगेन हमने एक पैराग्राफ डिफाइन किया। इस तरह से हमने जब ट्राई किया तो क्या हुआ, उसने इन दोनों को भी चेंज किया, प्लस सेक्शन के अंदर भी जो पैराग्राफ है उसको फाइंड करके अपडेट कर दिया। बट 4 और 5 जो थे वो उस डिव से बिल्कुल बाहर है, उसके ऊपर कोई चेंज नहीं आया। इस कमांड का मतलब है कि डिव के अंदर P कहीं पर भी हो, कितना भी नेस्टेड क्यों ना हो, कलर चेंज होगा। नेक्स्ट बात करते हैं चाइल्ड सेलेक्टर। यानी कि इस वाले एग्जांपल में आप ये देखेंगे कि अगर सेक्शन में मेरा कोई पैराग्राफ रखा हुआ है
तो ये उसको टारगेट नहीं करेगा, ये सिर्फ div के जो चाइल्ड होंगे उसको टारगेट करेगा। सो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, चाइल्ड सेलेक्टर सेलेक्ट्स ऑल एलिमेंट्स दैट आर द चिल्ड्रन ऑफ अ स्पेसिफाइड एलिमेंट। सो हमारा इसका जितने भी चिल्ड्रन होंगे सिर्फ उस पर इफेक्टिव होगा। चलिए प्रेस करते हैं कंट्रोल यू और ध्यान से समझे सिनेरियो को। सो 1 और 2 कहाँ पर है, इन द डिव सेक्शन के अंदर में बनाया पैराग्राफ 3 इन द डिव इनसाइड द सेक्शन एलिमेंट। उसके बाद फिर हमने 4th को बनाया जो कि डिव के अंदर है। तो यानी कि सिनेरियो ये कहता है कि 1, 2 और 4 में ही चेंज होना चाहिए, 3 में कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। तो क्या दिखाई देता है, यानी कि अगर मेरे एलिमेंट के अंदर कोई और एलिमेंट है, ठीक है, और उसके अंदर कोई अगर मेरा टैग है जिसको मैं टारगेट करना चाह रहा हूँ, तो क्या मुझे उसको टारगेट करना है या मुझे पेरेंट का जो चाइल्ड है उसको टारगेट करना है। ठीक है, सो इस तरह से आप फिल्टर कर सकते हो अपने डेटा को CSS के अंदर। फिर आता है एग्जैक्ट सिबलिंग सेलेक्टर। तो इसमें हमने लिखा +P। अब ये प्लस क्या काम करेगा इसको समझिए। अब हम ये कहते हैं कि भाई यहाँ पर अगर आपके पास कोई सिनेरियो ऐसा बनता है कि मेरे पास एक डिव है, ठीक है, और उसके बाद में कुछ बाहर पैराग्राफ रखे हुए हैं, फिर मेरे पास अगर कोई डिव है और उसके बाहर कोई पैराग्राफ है, तो मैंने यहाँ से कमांड किया div +P, यानी कि डिव को छोड़ो, उसके बाद जो P है उसको टारगेट करो। तो यानी कि इसके बाद वाला जो पैराग्राफ होगा ये उसको टारगेट करेगा। देखिए, इनसाइड वाले को स्किप, आउटसाइड वाले को टारगेट। लेकिन आउटसाइड में भी डिव के एग्जैक्ट बाद जो फर्स्ट पैराग्राफ होगा सिर्फ उसको टारगेट करने के लिए। अब आप कहोगे सर हमें बाकी को टारगेट करना है, तो उसका भी ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल है। इसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, जनरल सिबलिंग सेलेक्टर। हमने लिखा div ~p। इस एग्जांपल में हम क्या देखते हैं, जूम करेंगे, कंट्रोल यू प्रेस करेंगे, div ~p कमांड में हम यहाँ पर देखते हैं कि हमने लिखा है div टैग, उसके बाद हमने यहाँ पर पैराग्राफ को डिफाइन किया, फिर हमने यहाँ पर पैराग्राफ 4 को डिफाइन किया हुआ है। तो क्या दिखता है, 3 और 4 div के बाद में सेलेक्ट हो पा रहे हैं आपके। इसको हम लोग क्यों नहीं सेलेक्ट कर पा रहे, क्योंकि इसका जो एलिमेंट है वो डिफरेंट है ना। तो ये है आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेलेक्टर जो आपके डेटा को फिल्टर करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। बात करते हैं सूडो क्लास। व्हाट आर सूडो क्लासेस? अ सूडो क्लास इज यूज्ड टू डिफाइन अ स्पेशल स्टेट ऑफ एन एलिमेंट. For example, it can be used to style an element when a user mouses over it, style visited and unvisited links differently, and style an element when it get focus. So इसका सिस्टम क्या होता है, जो भी आपका एलिमेंटर का नेम है उसके आगे आप लिख सकते हैं सूडो क्लास। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास बटन एलिमेंट है, हम बटन पे माउस ओवर पे कुछ चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप लिखेंगे बटन कोलन होवर, और आप बैकग्राउंड कलर को अगर माउस ओवर पर चेंज करना चाह रहे हैं, यहाँ पर लिखिए बैकग्राउंड और यहाँ पर लिखिए कलर का नेम। तो जैसे कि आप यहाँ देखेंगे ए एलिमेंट है, सूडो में क्या यूज़ किया, लिंक, ठीक है, विजिटेड, होवर, एक्टिव, ये आप लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आपका ये चीज़ें वर्क करेंगी इसके अंदर। इसी तरह से सूडो क्लास एंड HTML क्लासेस, तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि हमने एक क्लास बनाया है ए एलिमेंट के ऊपर हाईलाइट और होवर। सो क्या काम करेगा ये, आपको जाना है कोड में, कंट्रोल यू प्रेस कंट्रोल प्लस करेंगे जूम करने के लिए, और यहाँ पर आप देखें ए टैग के पास एक क्लास है हाईलाइट। हमने बोला ए एलिमेंट डॉट हाईलाइट क्लास का नेम, और अगर उसको कोई माउस ओवर करता है तो कलर रेड हो जाए। सो आप यहाँ देखते हैं ये आपका रेड कलर में आ रहा है, प्लस हमने यहाँ पर फॉन्ट साइज को भी इंक्रीज किया हुआ है। तो आप एलिमेंट के साथ तो कर ही सकते हैं, एलिमेंट क्लास पर भी सूडो अप्लाई कर सकते हो, पॉसिबल है। नेक्स्ट, होवर ऑन डिव। अब जैसे हम लोग डिव को कहते हैं कि भाई डिव जो हमारा एलिमेंट है, अगर कोई यूजर्स को माउस ओवर करता है तो कलर चेंज होना चाहिए, देखो, है ना। जैसे हमने टेबल सिखाया था, टेबल में स्ट्रिप बनाया था और उसके अंदर हम लोगों ने ऑड इवन का यूज़ किया था, तो रो को माउस ओवर हम लोग कर पा रहे थे, वही चीज़ है ये। इसी तरह से सिंपल टूल टिप ओवर हमने लिखा है, पैराग्राफ जो है हमारा वो बाय डिफ़ॉल्ट दिखाई नहीं देगा, लेकिन जैसे कोई डिव को माउस ओवर करेगा तो पैराग्राफ डिस्प्ले हो जाएगा। सो कंट्रोल यू करके पहले ज़रा कोड देखिए, पैराग्राफ है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हाइड होगा, डिव को हमने यहाँ पर कमांड किया हुआ है। अब आप यहाँ पर देखें ये किस तरह से वर्क करता है। तभी यहाँ पर कोई रिजल्ट नहीं है, बस जाके आपको लिखना पड़ेगा इस फाइल को ओपन करके, कंट्रोल O
और यहाँ पे क्या लिख देंगे, div होवर p। तो जब div को होवर किया जाए, ठीक है, तो हमारा p जो है वो डिस्प्ले हो जाए। तो आप यहाँ जाके लिखिए डिस्प्ले ब्लॉक, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, ऊपर p एलिमेंट को बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले नन। अभी आप पेज को रिलोड करिए। अब माउस ओवर यहाँ पर इस पर हम लोग कराएंगे, तो यहाँ लिखेंगे div होवर, ठीक है, उसके ऊपर हमारा ये कंटेंट विजिबल होना चाहिए। डिस्प्ले ब्लॉक हमने डिफाइन किया है, हाँ यहाँ पर है। रीलोड मैटर आ गया, ठीक है, रीलोड। और एक प्रॉपर्टी हमें चाहिए div इसको यहाँ रख लो, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करिए एक बार प्रॉपर्टी हमारा हिट हो रहा है कि नहीं। चलो अभी टाइम हमारा ख़त्म हो रहा है, इसको नेक्स्ट क्लास पे एक बार चेंज करके देखेंगे। अभी इसको डिफ़ॉल्ट के साथ जाने दो। तो यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्लास में काम करना स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए इतना रखिए इसको। ये हमारी फाइल चली सूडो क्लास के नाम से, तो हम लोग यहाँ से होवर ऑन पे काम स्टार्ट करेंगे। चलिए।